Assalamu alaikum class. This is Anam Khalid, your course instructor of analytical chemistry. फिज़िकली क्लासेस के अंदर हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी को जो है वो स्टडी किया। तीनों के बेसिक प्रिंसिपल देखे, तीनों की इंस्ट्रूमेंटेशन देखी और हमने इनकी एप्लीकेशंस देखी। आज हम जो क्रोमेटोग्राफी की टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जेल क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले कि हम इस पर जाएं, पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिससे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। कंपोनेंट्स को जब सेपरेट किया जाता है किसी भी मिक्सचर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। इसका बेसिक पर्पस सेपरेशन है। इसके अलावा हम इसको प्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई मिक्सचर मौजूद है और वो प्योर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या करेगी, आपको इम्प्योर कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर देगी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ये है क्या। असल में जेल क्रोमेटोग्राफी का एक दूसरा नाम है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसी वजह से इसको जेल क्रोमेटोग्राफी के साथ साथ यानी जीपीसी के साथ साथ इसको क्या कहते हैं हम, एसईसी। अब एसईसी का क्या मतलब है? एसईसी का मतलब है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज़ की बेस पर हम इसमें क्या करते हैं, सैंपल को एक्सक्लूड करते हैं, सैंपल को बाहर निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। जिन मॉलिक्यूल का साइज़ लार्जर होगा वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो देर से एल्यूट होंगे और जिनका स्मॉलर होगा वो जल्दी एल्यूट हो जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ हम क्या कहेंगे कि हमने इस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करना है। इसी वजह से इसमें स्टेशनरी फेज़ होती है जेल, तो इसी बेस पर हम जेल क्रोमेटोग्राफी को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका जो एनालाइट है उसको हम सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। ठीक है, इस टेक्निक को आम तौर पर पॉलीमर के जितने भी एनालिसिस हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एसईसी सबसे पहले जो है 1955 में इसको रखा गया था। लेदी और लिथेवन ने जो है इसको बताया। टॉम जेल परमिएशन जो है उसको ट्रैक बैक किया गया। फिर जेसी मूरे यानी दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की और फिर इसको जो है इसको इस काबिल बनाया, इसको कमर्शलाइज्ड किया 1964 में, जिससे फिर हम क्या करने लग गए, एनालाइज में हमने यूज़ किया। यानी किसी भी कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए, डिज़ायर्ड कंपाउंड को या उसको एनालाइज करने के लिए हमने फिर इस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अगली स्लाइड पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। व्हेन कैरेक्टराइजिंग पॉलीमर, ये इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्पर्सिटी क्या है, यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। मॉलिक्यूलर वेट जिस कंपाउंड का ज़्यादा होगा वो कंपाउंड स्टिक हो जाएगा अंदर, वो हमारी जेल के अंदर ही रह जाएगा। जबकि जिनका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होगा वो एल्यूट हो जाएंगे जल्दी। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ हम क्या कर रहे हैं, उनकी सेपरेशन कर रहे होंगे। अब देखें इसके अंदर टर्म एक दी हुई है, इसमें एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है mn, ठीक है, और mw क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो दूसरे कंपाउंड्स का होगा। मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये गिवन भी है। तो असल में इसमें होता क्या, जीपीसी अलाउ करती है डिटर्मिनेशन, यानी इससे डी भी पता लगता है आपको। डी क्या है, डिस्पर्सिटी है डी, तो इससे हम डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, mv भी निकाल सकते हैं, mn mw mz हम इससे डिटर्मिन कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल का जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का क्या वेट है। तो हम इससे डायरेक्टली मेजर क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। उसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें उसने बताया कि स्टेशनरी फेज़ किस चीज़ से बनी होगी। तो स्टेशनरी फेज़ जो है वो इसमें बनी होती है पॉलीमर से। ठीक है, मैट्रिक्स हुज पोर्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, उसके जो पोर्स होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये अगर आपके पास स्टेशनरी फेज़ है तो इसके जो पोर्स होंगे ये फिल होंगे किससे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से, यानी या सॉल्वेंट या फिर मोबाइल फेज़ दोनों से।
इसमें पोर का जो साइज़ है ये हाईली क्रिटिकल होता है, क्योंकि सेपरेशन जो है वो साइज़ की बेस पर की जा रही है इस वजह से। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होंगे या लार्जर मॉलिक्यूल होंगे उनका जो रीचिंग टाइम होगा वो डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट वे में डिफरेंट टाइम में वो नीचे पहुंचेंगे। फ्लो मोबाइल फेज़ का लार्जर मॉलिक्यूल ज़ाहिर है डिफरेंट होगा फ्लो, तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, इस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करेंगे। जीपीसी सेपरेट आउट करती है साइज ऑफ हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम ऑफ द एनालाइट, यानी एनालाइट का वॉल्यूम क्या है, वो वाटर के अंदर कितनी हद तक सॉल्युबल हैं। दिस डिफर्स फ्रॉम अदर सेपर, ये दूसरी टेक्निक से बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें पोरस पार्टिकल शामिल हैं। स्मॉलर एनालाइट जो हैं वो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्मॉलर एनालाइट होंगे वो इजीली इसमें से मूव आउट हो जाएंगे, लेकिन जो मूव आउट हो गए स्मॉलर पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपके पोर्स के अंदर इंटर हो गए। जब स्मॉलर मॉलिक्यूल आपके पोर्स के अंदर एंटर हो जाएंगे तो लिहाजा वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, रिटेंशन टाइम उनका ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल जितना स्मॉलर होता जाएगा उनका रिटेंशन टाइम उतना ही बढ़ता जाएगा। लार्जर एनालाइट जो हैं ज़ाहिर है वो कम टाइम गुजारेंगे पोर में और वो इजीली क्या हो जाएंगे, वो पास आउट हो जाएंगे। जितने भी कॉलम हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट फिर हम उनको मॉलिक्यूलर वेट की बेस पर क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। अगर एनालाइट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, ज़ाहिर है अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो वो पोर्स में नहीं रिटेन कर पाएगा, तो लिहाजा एनालाइट बहुत ज़्यादा स्मॉल हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा रिटेन हो जाएगा। तो हमने यहाँ ये देखना है कि मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एनालाइट का स्मॉल या लार्ज नहीं होना चाहिए। एनालाइट जो रिटेन नहीं होते, ज़ाहिर है जो रिटेन नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा, वो एल्यूट हो जाएगा, और जब वो एल्यूट होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, V0। वेल एनालाइट जो कि कम्प्लीटली रिटेन हो जाते हैं उसका वॉल्यूम होता है VI। टोटल वॉल्यूम जो है ज़ाहिर है हम उसको कैसे निकालेंगे, हम VG, VI और V0 इनको प्लस कर देंगे, यानी हर तरह का जो वॉल्यूम है, पॉलीमर जेल का वॉल्यूम फ़र्ज़ करें VG था तो टोटल वॉल्यूम का मतलब ये है कि VG प्लस VI प्लस V0, यानी VI जो है VO, VG क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द पॉलीमर जेल है, VI क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट है जब इसने पोर के अंदर गुजारा है। तो ये डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो इसमें यूज़ होंगी। एज इट कैन बी इन्फ्रेड देयर इज अ सिमिलर, अब हमें साफ पता लग रहा है इसमें कि मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट हैं, सबके मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होने की वजह से उनका जो रीचिंग टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। जो मॉलिक्यूल हैवी साइज़ के हैं वो जल्दी एल्यूट हो जाएंगे, जो स्मॉलर साइज़ के हैं वो पोर्स के अंदर फंस जाएंगे, जिसकी वजह से उनका टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें अगेन उसने यही बताया कि इसकी टेक्निक क्या है, कि जीपीसी किस लिए इस्तेमाल होती है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट्स को जो है वो क्या करती है, वो डिटर्मिन कर रही होती है कि मॉलिक्यूलर वेट की बेस पर हम कैसे जो हैं वो चीज़ों को सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन की। ठीक है, तो ये कंडक्ट करवाई जाती है एक्सक्लूसिवली क्रोमेटोग्राफी, ये एक कॉलम के अंदर कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, और ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से ज़्यादा हद तक डिफरेंट नहीं है। सैंपल को हमने क्या करना है, सैंपल को लेना है, सैंपल को हमने सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर लेना है। ठीक है, अब जीपीसी में क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और कुछ दूसरे सोल्यूशन जो इस्तेमाल होते हैं। सेपरेशन मल्टी कंपोनेंट की कॉलम के अंदर ही होती है, यानी उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, कोई बिग साइज़ के हैं, कोई स्मॉल साइज़ के हैं। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश, आपने एलिमेंट जो है इसके अंदर वो कांस्टेंट उसका सप्लाई देते रहना है, उसको आपने मुसलसल उसमें भेजते रहना है। बहुत सारे एनालाइट जो हैं वो विजिबल नहीं होंगे, कुछ विजिबल होंगे तो वो डिटेक्टर से हम डिटेक्ट करते जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में जेल आ रहा है। जेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जेल परमिएशन का या जेल क्रोमेटोग्राफी का। उसकी रीज़न ये है कि जेल एक्ट करती है एज ए स्टेशनरी फेज़। जेल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं स्टेशनरी फेज़ के तौर पर फॉर जीपीसी। पोर साइज़ जो है, अब ये जेल का इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जेल का जो पोर साइज़ है वो केयरफुली कंट्रोल होना चाहिए इन गिवन सेपरेशन में। दूसरी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जेल को इनर्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जेल खुद ब खुद जो है वो रिएक्ट कर जाए। तो जेल को क्या होना चाहिए, हमारे पास हमेशा से इनर्ट होना चाहिए। इन अ गिवन सॉल्वेंट लो एफिनिटी फॉर द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड। कमर्शियल जेल्स जो हैं वो कुछ गिवन भी हैं, जैसे PL जेल है और स्टायरी जेल है, क्रॉस लिंक्ड होती है, पोलीस्टायरीन, डाइविनाइल बेंजीन, LH20,
हाइड्रोक्सी पोलीएटेड्स जैसे सेफेडिक्स है, बायोजेल है, बायोजेल में क्रॉस लिंक्ड पोली एक्रिलामाइड होते हैं या एक्रीनाइड होते हैं, HW20 है, HW40 है, हाइड्रोक्सीलेटेड मेथ एक्राइलिक पॉलीमर होता है, गरोज जेल है। तो ये डिफरेंट टाइप की जेल होती हैं जो कि डिफरेंट किस्म की सेपरेशंस में यूज़ होती हैं। तो ये जेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जेल जो है वो स्टेशनरी फेज़ को डिटर्मिन कर रही होती है कि स्टेशनरी फेज़ को कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ कॉलम के पैरामीटर्स और उसकी सेपरेशंस। इसमें जो टर्म्स हमने पहली स्लाइड्स में पढ़ी हैं वही अगेन आएंगी। कॉलम के अंदर क्या होता है, कॉलम में हमने जेल की स्लरी बना कर डाली होती है, लेकिन हमने खाली कॉलम के अंदर जेल कभी भी नहीं डालनी। जैसा कि बच्चों मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि सॉल्वेंट के अंदर डाल के जैसे हमने कॉलम की वेट पैकिंग की थी, तो आपको याद होगा कि सेम उसी तरह आपने इसकी पैकिंग करनी है जेल की। इसमें क्या करना है, आपने जेल में सॉल्वेंट पहले से एडअप कर देना है। कॉलम इज मेड अप बाय पोरिंग अ स्लरी ऑफ स्वॉलन जेल पार्टिकल्स इन द सॉल्वेंट यूज्ड टू स्वेल अप इन द जेल इनटू अ सुटेबल टबुलर कंटेनर। एक इक्वेशन है VT, यही मैंने जो आपको बताया कि टोटल वॉल्यूम जो है वो बराबर किसके होता है, VO, VI और VM। अब इसमें VM क्या है, ये जेल का वेट है, या VG इसको कहते हैं, VM भी और VG एक ही चीज़ है। और VI जो है वो उस वक्त वॉल्यूम है उसका जब वो रिटेन रहा, V0 जो उस वक्त है जब उसका रिटेन नहीं रहा। तो ये डिफरेंट जो हैं वो टर्म हैं। VI जो है आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम है लिक्विड का जो कि इनसाइड द मैट्रिक्स आता है। VM क्या है, वॉल्यूम जेल मैट्रिक्स का है। V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो जेल मैट्रिक्स के अंदर है। VT क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है कॉलम का जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं। सेपरेशन के पैरामीटर्स जो हैं वो कुछ आपके सामने गिवन है। इसमें एफ्लुएंट का वॉल्यूम और कंसनट्रेशन ऑफ एफ्लुएंट के दरमियान एक ग्राफ बनाया जाता है, जिससे हमें क्या होता है कि हमें इसे कॉन्टीन्यूसली पीक्स जो हैं वो मिल रही होती हैं। नेक्स्ट में सेकंड पार्ट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन का पहला पार्ट तो हो गया जेल, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जेल जो है वो एक्ट करती है एज ए स्टेशनरी फेज। तो अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, सेकंड पार्ट जो है इसका उसमें आता है कॉलम। कॉलम के अंदर जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कॉलम के अंदर हमने स्टेशनरी फेज को पैक किया हुआ है। अब कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज है उसको पैक किस तरह से करेंगे कि हम उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करेंगे। अब वो सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, ब्यूटानोल है, हेक्सेन है, हेक्सानोल है, प्रोपानोल है। तो कोई भी सॉल्वेंट था उसको आपने ऐड किया किसके अंदर, जेल के अंदर। जेल के अंदर ऐड करने के बाद आपने उसकी स्मूथ पैकिंग करनी है कॉलम की, ठीक है, और फिर कॉलम को फिल कर लिया जेल से। अब वैरायटी ऑफ जेल्स, अब जेल उसने बताया कि जेल जो है वो क्या कैसी होती है। तो एक डेक्स्ट्रान की जेल जो है वो सामने आपको स्लाइड पर नज़र आ रही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर क्रोमेटोग्राफी के अंदर यही जेल इस्तेमाल की होती है। एगारोज की भी इस्तेमाल होती है, सिफेडिक्स की बहुत जेल इस्तेमाल की जाती है। इसमें वैरायटी ऑफ जेल्स में क्या है कि नेचुरल लीनियर पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग 1 to 6 लिंक, यानी इसमें 1-6 का लिंकेज होता है हेल्पा, और ये एक्वस मीडिया के अंदर इनसॉल्युबल होगी। फिर उसके बाद क्रॉस लिंक, या अब ये क्या करती है, इस जेल का काम ये है कि इसने OH के थ्रू जो है ना वो बॉन्डिंग बनानी है डिस्पर्शन मीडियम में, और ये बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल होती है, क्योंकि इसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर जेल स्टेबल ना हुई तो उसका हमें नुकसान ये मिल सकता है कि हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स जो हैं जो रिएक्ट जल्दी कर जाते हैं, तो वो जेल के साथ ही रिएक्शन कर जाएंगे, जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट में अगला पार्ट यानी चौथा पार्ट जो है हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन का, वो है एलुएंट। एलुएंट मोबाइल फेज एक ही बात है। एलुएंट का मतलब ये जो चीज़ें बहने में मदद दे। एलुएंट जो है वो कोई पॉलीमर्स, कोई सॉल्वेंट होता है, ये परमिट करता है डिटेक्टर को कि वो रिस्पॉन्स करे, ठीक है। मोस्ट कॉमन एफ्लुएंट जो लैब में देखे गए हैं GPC के लिए वो है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। एक और है आर्दो डाइक्लोरोबेंजीन, एक है ट्राइक्लोरोबेंजीन, यानी ये 130 से 150 तक जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा मेटाक्रिजोल है, आर्दोक्लोरोफिनोल है, पोलियामाइड हैं, पॉलीमर्स हैं। ये सारे के सारे एलुएंट के तौर पर काम करते हैं। अब दो टाइप की जेल्स हैं जो अवेलेबल होती हैं स्मॉल लिक्विड वॉल्यूम फॉर GPC के लिए, वो पिस्टन है, पेरियन, डिफरेंट किस्म के एलुएंट वॉल्यूम यूज़ होते हैं। GPC में कंसनट्रेशन ऑफ वेट पॉलीमर इन द एलुएंट सॉल्वेंट में बी मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली विद द डिटेक्टर। अब इसकी मॉनिटरिंग हम कैसे कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग एक्चुअली हम कर रहे होते हैं एलुएंट सॉल्वेंट के साथ, इल्यूटिंग सॉल्वेंट के साथ।
ठीक है। बहुत सारे डिटेक्टर लैब हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पहला डिटेक्टर जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो यूवी हो सकता है, डीआरआई हो सकता है। डीआरआई क्या है? डीआरआई है डिफरेंशियल रेफ्रैक्ट्रोमीटर, डीआरआई या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आरआई है, सिंपल आईआर है। तो ये सारे के सारे डिटेक्टर हैं। इसके अलावा कुछ लो एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर भी होते हैं जिन्हें हम लाल्स यानी LALLS कहते हैं। इसका मतलब ये है कि लो एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर। और कुछ मल्टी एंगल भी होते हैं जिन्हें हम माल्स कहते हैं। तो रिजल्टिंग क्रोमेटोग्राम जो है वो रिटेंशन वॉल्यूम हमें इजीली बताता है। ज़रा एक क्रोमेटोग्राम देखें, इससे आपको मज़ीद जो है वो आइडिया भी हो जाएगा कि क्या चीज़ हम बता रहे हैं इसको। तो इसमें क्या है कि इंटेंसिटी है और एक टाइम है, तो दोनों के दरमियान जो है उसने हमें ग्राफ बताया हुआ है कि हम इसको कैसे जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखें क्लास, ये आपको V0 नज़र आ रहा है, A B ये कंपोनेंट सेपरेट होकर आपको क्रोमेटोग्राम इजीली उसका हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर टाइम आपने जो है वो एक्स एक्सिस पर लेना है और इंटेंसिटी जो है वो उसकी आपने किस पर लेनी है, वाई एक्सिस पर लेनी है। अब इस टेक्निक की बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और एट द सेम टाइम इसकी आपके पास जो हैं वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? GPC जो है वो ऑफन डिटर्मिन की जाती है रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर सैंपल, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेट्स का है। GPC जो है इसके अलावा वो मैयर क्या करती है, इससे हम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और फंक्शन की शेप बता सकते हैं, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बता सकते हैं। और इसमें सिर्फ ±5% की एक्यूरेसी होगी, यानी 5% जो है वो ग्रेटर हो सकता है और 5% जो है वो लेस हो सकता है। पॉलीस्टाइरीन के स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो कहता है कि लीनियर पॉलीमर या वगैरह, पॉलीस्टाइरीन का एक नुकसान है कि वो लीनियर होता है, तो इसमें यूज़फुल होता है कि हम इसे हम उसे कंपैरेटिव स्टैंडर्ड से इजीली मैयर कर सकते हैं। एडवांटेजेस इसके ये हैं। तो इससे क्या हमें मिला? इससे हमें मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मिल सकता है, इससे हम विस्कोसिटी मालूम कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के जो पॉलीमर्स हैं उनके हम सैम्पल के पॉलीमर होते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट्स को भी डिटर्मिन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास ज़रा थोड़ी सी देखें, आपको एक स्लाइड नज़र आ रही होगी। स्लाइड के ऊपर जो है वो हमने कुछ डिस्कशन की है कि किस तरीके से जो है वो इससे इल्यूजन होती है। तो ये देखें, अगर आपके पास ये है, ये हमारे पास सैम्पल था, ठीक है। अब सैम्पल में कुछ बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हैं। जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल होंगे वो अपना रास्ता जो है वो यहाँ से बना लेंगे। कुछ छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल हैं वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, फंस जाएंगे। जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हैं वो ईज़िली एल्यूट जल्दी हो जाएंगे और जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर ही क्या हो जाएंगे, वो उसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। एट द सेम टाइम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में नंबर 1 पे क्या आता है? डिसएडवांटेज, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीक्स दैट कैन बी रिजॉल्व विद इन ए शॉर्ट टाइम। हम ये तो कहते हैं कि इससे पीक्स हमें मिल जाती हैं, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि इससे वेट, मॉलिक्यूलर वेट का जो डिफरेंस है वो ठीक नहीं आता, ठीक है। तो इस बाज़ात हमें पीक्स इतनी ज़्यादा ब्रॉड मिल जाती, इतनी खुली मिल जाती हैं कि हम उसको डिटर्मिन नहीं कर पाते। एक दूसरा डिसएडवांटेज ये है GPC का कि फ़िल्ट्रेशन जो है उसे हमें परफॉर्म करना चाहिए किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जबकि यहाँ तो हमारे पास डिटेक्टर होते हैं। मतलब डिफरेंट इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, मुश्किल हो जाती है उसे परफॉर्म करना, ठीक है। नंबर 3 पे बेशक ये इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करती है, मतलब इंस्ट्रूमेंट इससे ख़राब नहीं होते, लेकिन फिर भी प्री फिल्ट्रेशन जो है वो हमारा एनालिसिस जो है उसको ख़राब कर सकती है। तो इसको लिए हमें फ्लूइड फ्लो फ्रैक्शनेशन करनी चाहिए। फ्लूइड फ्लो फ्रैक्शनेशन से क्या होगा कि इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेल फिल्ट्रेशन एंड जेल परमिएशन। असल में डिफरेंस ये है कि जो जेल फिल्ट्रेशन है वो फ्रैक्शनेशन के लिए यूज़ होती है, मतलब वो प्रोटीन को तोड़कर उसे डिस्क्राइब करती है, जबकि ये जो जेल फिल्ट्रेशन है वो सिर्फ ज़्यादातर एनालाइज के लिए इस्तेमाल होती है। कि जेल फिल्ट्रेशन जो है, टर्म फिल्ट्रेशन जो है वो फ्रैक्शनेशन से माखूज़ है, जबकि परमिएशन जो सिंपल है उससे मॉलिक्यूलर वेट की डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन यू इंक्रीज़ द रेजोल्यूशन ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, कि आप इसकी रेजोल्यूशन कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका मसला ये है, हमने भी इसका डिसएडवांटेज देखा
कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमें पीक्स मिलती हैं वो या तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती हैं। तो हम इससे कैसे अपनी जो रेजोल्यूशन है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, वो कहता है कि आप कॉलम की जो लेंथ है ना उसको इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। कॉलम की जब लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे तो उससे डायमीटर कॉलम का बढ़ जाएगा, जिससे बर्ड वॉल्यूम बढ़ेगा और एक्सक्लूजन की रेंज बढ़ेगी। लिमिट कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग, या इसके अलावा हम पोर साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जितने पार्टिकल स्मॉलर होते जाएंगे उतनी ही उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती जाएगी। अगर पार्टिकल जो पोर का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा तो छोटे पार्टिकल उसमें फंसेंगे ही नहीं। अगर वो फंसेंगे ही नहीं तो वो रिटेन नहीं हो पाएंगे, और अगर वो रिटेन नहीं होंगे तो हम उन्हें एल्यूट भी नहीं कर सकते। तो ये मेजर डिफरेंस है जेल फिल्ट्रेशन में और जेल उसमें आपका जो जेल फिल्ट्रेशन होता है और जेल परमेशन होता है, हम उनकी कैसे रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। स्लाइड हमें ये बता रही है कि हम क्या करें, हम कॉलम का साइज़ बढ़ा दें या पोर्स का जो साइज़ है उसे स्मॉल कर दें। पोर का साइज़ स्मॉल करने से ये होगा कि आपकी जो रिटेंशन टाइम है वो बढ़ेगा, क्योंकि पोर का साइज़ अगर बड़ा हुआ तो एक्सक्लूजन ईजीली हो जाएगी सबकी। अगर एक्सक्लूड हो गए सारे कंपोनेंट्स तो सेपरेशन नहीं हो पाएगी। कॉलम का साइज़ अगर बड़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो टाइम है रिटेंशन टाइम वो ज़्यादा होता जाएगा। इस वजह से आप इसको इजीली जो है वो रेजोल्यूशन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस इसकी वही हैं जो आपने बहुत बार पढ़ ली हैं कि हम इससे प्योरीफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड्स की, और इन चीज़ों की जो है वो मालूम कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स को अलग करके उनको फ्रैक्शनेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। उसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई इशू आए तो वो आप मुझे बता सकते हैं। इसकी PDF जो है या इसकी स्लाइड्स जो हैं वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।